ऐसा लगता है कि इन मुजरिमों ने मौत को मात दे दी, जो कि उनके लिए आखिरी सजा थी। फांसी से लेकर जहर के इंजेक्शन तक हर तरीके से मौत इनसे दूर रही। ऐसा लगता है मानो जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया हो, जबकि उन्हें धीमी और दर्दनाक मौत मिलने वाली थी। जॉन हाफ-हिंज्ड स्मिथ। जॉन स्मिथ ने लंदन में एक चोर के रूप में अपनी पहचान बनाई, जो 3 बार मौत की सजा से बच गया। 1661 में माल्टन के एक किसान के घर जन्मे स्मिथ ने पहले एक व्यापारी जहाज में और फिर एक युद्धपोत में नौसेना की सेवा की, और विगोबे की लड़ाई के बाद उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया। जल्द ही उन्होंने एक सैनिक के रूप में भर्ती हो गए और कुछ बुरे लोगों से मिले, जिन्होंने उन्हें एक चोर के रूप में अपना करियर शुरू करने में मदद की। न्यूयॉर्कशायर के रहने वाले इस व्यक्ति को पहली बार 1705 में पकड़ा गया था। 4 मुकदमों में से स्मिथ को 5 दिसंबर को 2 में दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। मानो कोई जादूगर हो या किसी तरह का अतिरिक्त जीवन हो, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे मरने की सजा सुनाई गई है। उसी साल क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसे फांसी दी जानी थी, और जैसे ही दिन आया उसे मिडिलसेक्स इंग्लैंड के टाइबर्न मनोर एस्टेट के फांसी के तख्त पर ले जाया गया। उसके जल्लादों ने उसे लटका दिया और स्मिथ के परिवार और दोस्तों सहित लोगों की भीड़ के साथ उसके मरने का इंतजार करने लगे। लेकिन स्मिथ मरा नहीं और तड़पता रहा। कुछ लोगों ने उसकी पीड़ा कम करने और उसे जल्दी मरने में मदद करने के लिए उसके पैरों को खींचना शुरू कर दिया। अंत में वे पलट गए और उसे बचाने के लिए उसके पैरों को पकड़ लिया, क्योंकि वह मर ही नहीं रहा था। स्मिथ को 15 मिनट तक लटकाए रखा गया, जब तक कि लोगों ने उसे छोड़ने की मांग नहीं की। उसे छोड़ दिया गया और स्मिथ को काटकर पास के एक घर में ले जाया गया, जहां वह ठीक हो गया और उसने अपने लिए हमेशा के लिए चिपक जाने वाला नाम कमाया, हाफ हैंग्ड स्मिथ। उससे पूछा गया कि उसने अपने असफल फांसी के दौरान क्या महसूस किया, और उसने जवाब दिया, मुझे अपने शरीर के वजन के कारण बहुत दर्द याद है। मेरी आत्मा बहुत ऊपर की ओर धकेल रही थी। जब वे मेरे सिर में घुसे तो मैंने चमकदार रोशनी की एक बड़ी चमक देखी, जो एक फ्लैश में मेरे सिर से बाहर जाने लगी। फिर दर्द चला गया। जब मुझे काटा गया तो मेरे सिर में इतनी चुभन और सुइयां चुभने लगीं कि मैं उन लोगों को फांसी पर लटका सकता था जिन्होंने मुझे आजाद किया। 20 फरवरी 1706 को उन्हें रिहा कर दिया गया, और आपको लगेगा कि वह एक नया जीवन शुरू करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर से चोरी शुरू कर दी और फिर से पकड़े गए। अजीब घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद जूरी ने 12 न्यायाधीशों को उसकी दूसरी सजा का फैसला छोड़ने का फैसला किया, और इन न्यायाधीशों ने स्मिथ को बरी कर दिया। स्मिथ जाहिर तौर पर न्याय से बचने पर खुश हो रहा था, अपने तरीके से चलता रहा और तीसरी बार पकड़ा गया। लोगों ने सोचा, निश्चित रूप से इस बार जॉन हाफ हैंग्ड स्मिथ के लिए कोई उम्मीद नहीं होगी और उसे हमेशा के लिए मार दिया जाएगा। हालांकि उनके मामले में अभियोजक की उनके मुकदमे से एक दिन पहले मृत्यु हो गई और स्मिथ एक बार फिर एक स्वतंत्र व्यक्ति थे। 1727 में 66 वर्ष की आयु में जॉन विल्सन के छद्म नाम से स्मिथ को चौथी बार पकड़ा गया, क्योंकि उसने एक ताला चुराने की कोशिश की थी। उसका साथी भाग निकला, लेकिन स्मिथ स्पष्ट रूप से पुलिस से आगे निकलने के लिए बहुत बूढ़ा था। वह चोरी का दोषी पाया गया, और इस बार न्यायाधीश ने फैसला किया कि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया में निर्वासित किया जाएगा, जिससे उसके भागने का सिलसिला समाप्त हो जाएगा। निर्वासित चोर ने अपनी सजा के खिलाफ सर जॉन आइल्स नाइट से अपील की, जिसमें शारीरिक दंड की मांग की गई ताकि वह शायद फिर से जीवित रह सके। अदालत ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई और उसकी शारीरिक अक्षमताओं और 2 बच्चों के पिता के रूप में उसकी भूमिका के बावजूद उसे अंततः जुलाई 1727 में सुझाना की दोषी यात्रा पर वर्जीनिया भेज दिया गया। वेंसेस्लाउ मोगुएल हेरेरा का जन्म 1 नवंबर 1896 को मेक्सिको के युकाटन के मेरिडा में हुआ था। वह एक सैनिक थे और उन्होंने 1910 से 1920 तक चले मैक्सिकन क्रांति के दौरान मशहूर क्रांतिकारी पांचो विला के साथ काम किया। 1915 में पांचो विला हार गए और इसके बाद उनके साथियों के लिए मुश्किल समय शुरू हो गया। सरकारी सेनाओं, जिन्हें फेडरल के नाम से जाना जाता था, ने विला के वफादार लोगों को, जो उत्तरी मेक्सिको में काफी ताकतवर थे, छोटे छोटे आरोपों में फांसी पर चढ़ा दिया। 8 मार्च 1915 को मोगुएल उन क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्हें पकड़ लिया गया। सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्हें देशद्रोही करार दिया गया, और जिस दिन उन्हें पकड़ा गया उसी दिन कर्नल ओनर्टिज ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। ओनर्टिज ने उन्हें बिना किसी मुकदमे के गोली मारकर फांसी देने का आदेश दिया। मैक्सिकन क्रांति के दौरान गोलीबारी दस्ते द्वारा मौत फांसी की एक आम सजा थी। इस दस्ते में 10 सैनिक होते थे, जिनमें से 9 एक साथ खड़े होकर एक ही समय में अपने हथियार चलाते थे। 10वां अधिकारी कूप डी ग्रेस यानी आखिरी गोली देने के लिए होता था।
मोगुएल को खड़ा किया गया और फेडरल के सैनिक अपनी जगह पर आ गए, मोगुएल को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार। 9 सैनिकों ने मोगुएल के शरीर के जरूरी अंगों पर निशाना लगाते हुए गोलियां चलाईं और 10वें अधिकारी ने उसके सिर में बिल्कुल करीब से गोली मार दी ताकि वो पूरी तरह मर जाए। उसे वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। मोगुएल 10 खतरनाक गोलियों से बच गए। उन्होंने बहुत दर्द के बावजूद मरा हुआ होने का नाटक किया ताकि फेडरल के सैनिक उन्हें सच में मरा हुआ समझे। फिर वो घिसटते हुए वहां से कुछ दूर एक चर्च में पहुंचे जहां उन्हें पाया गया और उनकी देखभाल की गई। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें उनके साथियों की लाशों के बीच बेहोश पाया गया और उनकी देखभाल की गई। कहानी चाहे जो भी हो, मोगुएल मौत के मुंह से बच निकले और उन्हें एल फ्यूसिलाडो यानी गोली मारने वाला कहा जाने लगा। इस घटना से उनके चेहरे पर कुछ निशान रह गए, लेकिन वो ठीक होकर एक आम जिंदगी जीने लगे। 16 जुलाई 1937 को वो क्लीवलैंड, ओहियो में रॉबर्ट एल रिप्ले के रेडियो शो रिप्लेज बिलीव इट ओनर नॉट में भी आए। एक ब्रिटिश बैंड ने उनके ऊपर एक गाना भी बनाया। मोगुएल ने पूरी जिंदगी जी और 29 जुलाई 1976 को 79 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। विलियम ड्यूएल। विलियम ड्यूल की कहानी किसी पुरानी अंग्रेजी कहानी से कम नहीं लगती, जहां गली के गुंडों का सामना करना पड़ता है। 1723 में जन्मे ड्यूल केवल 17 साल के थे जब उन्हें लंदन के एक्टन में सारा ग्रिफिन के बलात्कार में सहयोगी के रूप में दोषी ठहराया गया था। सितंबर 1740 में सारा ग्रिफिन बीमार होने के कारण लंदन से अपने गांव वॉस्टरशायर वापस जा रही थी। रास्ते में एक्टन में एक खलिहान में उसकी मुलाकात ड्यूएल से हुई, जो एक किसान का लड़का था। ड्यूएल ने ग्रिफिन को रात में रुकने की जगह देने की पेशकश की और वह मान गई। ग्रिफिन के घास के बिस्तर पर जाने के बाद ड्यूएल बाहर गया और 5 आदमियों से शेखी बघाड़ने लगा कि वह अकेले यात्रा करने वाली एक युवती के बारे में जानता है। उन 5 आदमियों ने सारा पर हमला किया और कई जघन्य अपराध किए। प्रेस रीडर के अनुसार सारा ने चिल्लाकर अपना बचाव करने की कोशिश की कि उसे चेचक है, लेकिन हमलावरों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके साथ कई बार मारपीट की गई, उसे बुरी तरह पीटा गया और लूट भी लिया गया। एक स्थानीय सर्जन द्वारा इलाज के दौरान अगले दिन सारा की मृत्यु हो गई। युवा ड्यूएल को मुख्य अपराधी माना गया क्योंकि उसने ही अन्य लोगों को सारा के ठिकाने के बारे में बताया था। न्यायाधीश ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि ड्यूएल नाबालिग था और उसे फांसी की सजा सुनाई। अदालत के रिकॉर्डर ने कहा कि ड्यूएल ने आंखों में आंसू लिए, खुद को बलात्कार, डकैती और हत्या का दोषी माना। 24 नवंबर 1740 को ड्यूएल को 4 अन्य लोगों के साथ टाइबर्न में फांसी दी गई। बताया जाता है कि उसका शरीर नीचे उतारे जाने से पहले वह 20 मिनट तक लटका रहा। फिर उसे मेडिकल अध्ययन के लिए चीरफाड़ करने के लिए वर्शिपफुल कंपनी ऑफ बार्बर्स एंड सर्जन्स के एनाटॉमी थिएटर में ले जाया गया। उसे नंगा करके एक बोर्ड पर लिटा दिया गया, जब तक कि एक नौकर ने देखा कि वह धीरे धीरे सांस लेने लगा था। उसकी सांस जल्द ही तेज हो गई। फिर उसकी खून निकाला गया और कुछ ही देर में वह बिना किसी सहारे के सीधा बैठने लगा। उस रात ड्यूएल को वापस जेल ले जाया गया और पूछताछ करने पर उसने कहा कि उसे फांसी पर लटकाए जाने की बात भी याद नहीं है। अपने मुकदमे और फांसी के दौरान वह बुखार और बेहोशी से पीड़ित था और लोगों ने कहा कि इस भयानक स्थिति ने ही उसकी जान बचाई। अगले दिन वह सामान्य हो गया, जैसे कि उसने फांसी पर मौत को नहीं धोखा दिया हो। जनता को जल्द ही उसके बचने के बारे में पता चला और डेड अलाइव ड्यूएल को लेकर काफी उत्साह था। आखिरकार उसकी सजा बदल दी गई और उसे बोस्टन, मैसाचुसेट्स, अमेरिका भेज दिया गया, जहां वह 80 वर्ष की आयु में मर गया। अली रेजा। 2013 में अली रेजाइम नाम के एक 37 वर्षीय व्यक्ति को ईरान में क्रिस्टल मेथ नामक एक नशीले पदार्थ की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। उसी वर्ष एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम के एक संगठन ने दावा किया था कि ईरानी अधिकारियों ने 508 लोगों को फांसी की सजा दी थी, जिनमें से ज्यादातर मामले नशीली दवाओं के अपराधों से जुड़े थे। बिना किसी लंबी बहस के एक क्रांतिकारी अदालत ने अली रेजा को दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुना दी। उसी साल 9 अक्टूबर की ठंडी सुबह में अली रेजा को फांसी देने के लिए ईरान के उत्तरी खोरासान प्रांत में स्थित बोझनूर जेल से ले जाया गया। सूरज के उगने से पहले अली रेजा को फांसी पर लटका दिया गया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। 12 मिनट तक लटकाए रखने के बाद उसे मृत घोषित किया गया, नीचे उतारा गया और उसके परिवार को शव ले जाने के लिए भेज दिया गया। अगली सुबह एक कर्मचारी अली रेजा के शरीर को उसके परिवार को देने की तैयारी कर रहा था। उसने देखा कि शरीर को लपेटने वाले प्लास्टिक कवर में कुछ नमी थी। इससे पता चला कि अली रेजा अभी भी जिंदा था और सांस ले रहा था। उसे तुरंत बोझनूर के इमाम अली अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी उस जज को दी जिसने अली रेजा को 1 किलो क्रिस्टल मेथ रखने के लिए मौत की सजा सुनाई थी। जज ने फैसला किया कि अली रेजा को फिर से फांसी दी जाएगी, लेकिन
जब डॉक्टर बताएंगे कि वह पूरी तरह ठीक है, क्योंकि ईरान में फांसी देने से पहले अपराधी को होश में और स्वस्थ होना चाहिए। अगर कोई गर्भवती है या बेहोशी की हालत में है तो फांसी टाल दी जाती है। ईरानी सरकार को इस फैसले के लिए जल्द ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अली रेजा को मौत की सजा सुनाई गई थी, न कि फांसी की। चूंकि वह अभी भी जिंदा था, इसलिए सजा पूरी नहीं हुई थी। ईरान की प्रशासनिक न्याय अदालत के एक जज मोहम्मद इरफान ने जाम को बताया, क्रांतिकारी अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, ऐसे में इसे दोबारा दिया जाना चाहिए। इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा और कई मानवाधिकार समूहों ने अली रेजा को दोबारा फांसी देने का विरोध किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के फिलिप लूथर ने कहा कि उसे दोबारा फांसी देने का कदम मानवता की कमी को दर्शाता है। CNN के अनुसार अली रेजा फांसी से बच गया और फिर एक न्यायिक समीक्षा से भी बच गया। ईरान के न्याय मंत्री मुस्तफा मोहम्मदी ने देश की आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA को बताया कि अपराधी को दोबारा फांसी नहीं दी जाएगी। अली रेजा न केवल फांसी से बच गया, बल्कि उसे उस समय माफी भी दे दी गई जब ईरान में नशीले पदार्थों के खिलाफ कानून बहुत सख्त माने जाते थे। ज़ोलेखा कदखोदा। 11 अगस्त 1997 को ईरानी नागरिक ज़ोलेखा कदखोदा को शादी के बाहर यौन संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उस समय के धार्मिक मजिस्ट्रेट हाकिम शार ने तुरंत उसे मौत की सजा सुना दी, जिसे अली आबाद गांव के शुक्रवार की प्रार्थना के नेता खलीफजादेह ने भी पूरी तरह से समर्थन दिया। व्यभिचार के मामलों में जब किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जाती है तो पत्थर मारकर मौत की सजा दी जाती है। व्यक्ति को एक गड्ढे में दफनाया जाता है, एक आदमी को उसकी कमर तक और एक महिला को कभी कभी उसकी छाती तक। फिर उन पर तब तक पत्थर फेंके जाते हैं जब तक कि उनकी सांस न रुक जाए। उसी दिन कदखोदा को एक खेत में ले जाया गया और इस्लामी शासन के नागरिक समर्थकों ने स्थानीय पासदारण और बसिजियों के साथ मिलकर उसे कमर तक एक गड्ढे में दफना दिया। उन्होंने कदखोदा पर बेरहमी से पत्थर मारना शुरू कर दिया, जब तक कि गुस्साए ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर उन्हें आधी दबी हुई महिला पर हमला करने से नहीं रोका। उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। ग्रामीणों ने तुरंत उसे गड्ढे से निकाला और पास के बुकेन अस्पताल ले गए। पत्थर मारने की खबर तेजी से फैली और बुकेन के शहर और गांवों के लोगों में इसे लेकर बहुत सदमा और असहमति थी। स्थानीय अधिकारियों ने दबाव में आकर कदखोदा को माफी देने का वादा किया अगर वह बच गई, या लोगों ने ऐसा सोचा। अफवाहें थीं कि उनके पास वास्तव में अभी भी उसे दूसरी बार पत्थर मारने की योजना थी। कई मानवाधिकार संगठनों ने इस मामले में दखल दिया। विश्व सजा विरोधी संगठन OMCT ने एक्शन रिक्वेस्ट नामक एक पत्र में अनुरोध किया कि कदखोदा के पूरी तरह ठीक होने के बाद उसे पूरी तरह माफी दी जाए। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ईरानी कानून के तहत जब किसी को ईरान में पत्थर मारकर मौत की सजा सुनाई जाती है, उदाहरण के लिए शादी के बाहर संबंध के मामलों में, अगर वे किसी भी तरह से गर्दन तक दफन होने के बाद जमीन से बाहर निकल जाते हैं या संयोग से इस परीक्षा में जीवित बच जाते हैं, तो उनकी जान बच जाती है। 14 मई 1998 को एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी एक दस्तावेज में ईरानी अधिकारियों ने कहा कि ज़ोलेखा कदखोदा के खिलाफ मौत की सजा हटा ली गई थी और उसे 26 नवंबर 1997 को रिहा कर दिया गया था। इसने कदखोदा के जीवन पर आतंक के शासन को समाप्त कर दिया और उसके नाम को उन लोगों की किताबों में दर्ज करने का मार्ग प्रशस्त किया जिन्होंने मौत की सजा को धोखा दिया। एनी ग्रीन एक घर में काम करने वाली नौकरानी थी जिस पर 1650 में एक बच्चे की हत्या करने का इल्जाम लगा था। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हुआ होगा, तो आपको बता दें कि ग्रीन फांसी से बच गई थी। ग्रीन का जन्म 1628 में ऑक्सफोर्डशायर के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। बड़ी होने पर उसने सर थॉमस रीड नाम के एक आदमी के घर में काम करना शुरू किया। वहां वह छोटी मोटी नौकरानी का काम करती थी और घर के दूसरे नौकरों से नीचे दर्जे की मानी जाती थी। 22 साल की ग्रीन के लिए मुश्किलें तब शुरू हुईं जब वह सर थॉमस के जवान पोते जेफरी रीड के बच्चे से गर्भवती हो गई। ग्रीन का कहना था कि जेफरी ने उसे फुसलाया था और उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में 17वें हफ्ते में पता चला जब उसका गर्भपात हो गया। उसने बच्चे के अवशेष छिपाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई और उस पर बच्चे की हत्या का आरोप लगा। उसके मालिक ने उस पर मुकदमा चलाया और कहा कि वह अंग्रेजी कानून के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई महिला अपने नाजायज बच्चे की मौत को छुपाती है तो वह हत्या की दोषी है। एक दाई और ग्रीन के साथ काम करने वाले दूसरे नौकरों ने बताया कि बच्चा इतना छोटा था कि वह जिंदा ही नहीं था, लेकिन फिर भी ग्रीन को हत्या का दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। उसने अपने कुछ दोस्तों से कहा कि वे फांसी के समय उसके पैरों को खींचें ताकि उसकी मौत जल्दी हो जाए। 14 दिसंबर 1650 को ग्रीन को ऑक्सफोर्ड कैसल में फांसी दी गई और उसके दोस्तों ने उसके पैर खींचे।
वहीं एक सिपाही ने उसकी मौत को जल्दी करने के लिए उसे बंदूक के कुंदे से मारा। आधे घंटे तक लटकाए रखने के बाद सबने सोचा कि ग्रीन मर चुकी है और उसे काटकर शरीर को चीर-फाड़ करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के पास भेज दिया गया। 2 डॉक्टर विलियम पेट्टी और थॉमस विलिस ने ग्रीन की जांच करके पाया कि उसकी नब्ज धीमी चल रही है और उसकी सांस भी बहुत धीमी है। उन्होंने तुरंत अपने दूसरे साथियों को बुलाया और वे सब मिलकर ग्रीन को बचाने की कोशिश करने लगे। चारों वैद्यों ने बहुत से उपाय किए, जैसे तंबाकू के धुएं से एनीमा देना। फिर ग्रीन को एक गर्म शरीर के पास लिटाया गया ताकि उसे गर्मी मिल सके। थोड़ी ही देर में वह ठीक होने लगी और 12-14 घंटों में तो बोल भी पा रही थी। 30 दिन में ग्रीन न सिर्फ जिंदा थी बल्कि बिल्कुल ठीक भी हो चुकी थी। बस उसे अपनी फांसी के आसपास के समय की कोई याद नहीं थी। सर थॉमस रीड की ग्रीन की फांसी के 3 दिन बाद मृत्यु हो गई। इसलिए जब ग्रीन को रिहा किया गया तो कोई वकील नहीं था जो इस फैसले के खिलाफ कुछ कह सके। अधिकारियों को लगा कि ग्रीन को भगवान के हाथ ने बचाया है ताकि उसकी बेगुनाही साबित हो सके। इसीलिए उन्होंने ग्रीन को माफ कर दिया। एनी ग्रीन अपने साथ अपना ताबूत भी ले गई जब वह अपने दोस्तों के पास गांव में रहने चली गई। फिर उसकी शादी हुई, उसके 3 बच्चे हुए और 1659 में उसकी मृत्यु हो गई। विली फ्रांसिस। युवा विली फ्रांसिस ने लुइसियाना की कुख्यात बिजली की कुर्सी ग्रूसम गर्टी का 2 बार सामना किया। एक बार इस भयानक अनुभव से बच गया और दूसरी बार में हार मान ली। फ्रांसिस, जिसे 2 बार फांसी दी गई काले किशोर के रूप में जाना जाने लगा, जब गिरफ्तार हुआ था तब वह केवल 17 साल का था। उसे टेक्सास शहर में एक अन्य ड्रग डीलर के साथ ड्रग्स बेचने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था, सिर्फ इसलिए कि वह एक ब्रीफकेस ले जा रहा था और हकलाते हुए बात कर रहा था। वह केवल अपनी बहन से मिलने आया था जो पोर्ट आर्थर में रहती थी, लेकिन पुलिस ने उसे फिर भी हिरासत में ले लिया। वे उसे डीलर से नहीं जोड़ पाए और जल्द ही उससे काजुन फार्मासिस्ट एंड्रयू थॉमस की हत्या के बारे में पूछताछ करने लगे। थॉमस को 16 महीने पहले सेंट मार्टिन विले, लुइसियाना में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूत्रों का दावा है कि शेरिफ आईएल रेसवेबर ने पोर्ट आर्थर में पुलिस प्रमुख से किसी भी आदमी को गिरफ्तार करने के लिए कहा था ताकि वे मामला बंद कर सकें, और युवा फ्रांसिस, जो उस समय 15 साल का था, बदकिस्मत बलि का बकरा था। गिरफ्तारी के कुछ ही मिनटों में फ्रांसिस द्वारा एक हस्ताक्षरित बयान दिया गया जिसमें दावा किया गया था कि उसने 1944 के नवंबर में थॉमस को मार डाला था। अगले दिन एक दूसरा बयान जारी किया गया। उस पर तुरंत अदालत में आरोप लगाया गया और 3 हफ्तों में फ्रांसिस 12 गोरे लोगों की एक बड़ी जूरी के सामने खड़ा था। उसने आरोपों से इनकार किया। पुलिस ने आरोप लगाया कि फ्रांसिस को गिरफ्तारी के समय मृत व्यक्ति का बटुआ ले जाते हुए पाया गया था, लेकिन अदालत में इसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया। हत्या का हथियार डिप्टी शेरिफ ऑगस्ट फ्यूसेलियर से जुड़ा था, जिसने वास्तव में एंड्रयू थॉमस को मारने की धमकी दी थी, लेकिन उन्होंने दावा किया कि फ्रांसिस ने बंदूक चुरा ली थी। इसका भी कोई सबूत कभी अदालत में नहीं पहुंचा। अभियोजन पक्ष के कमजोर मामले के बावजूद उसके नियुक्त बचाव पक्ष के वकीलों ने उसका बचाव करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया और उसे जल्दी से दोषी पाया गया और बिजली की कुर्सी से मौत की सजा सुनाई गई। 3 मई 1946 को फ्रांसिस को उसके कोर्ट हाउस जेल की कोठरी से लगभग 10 मील दूर और उसके बचपन के घर से ले जाया गया ताकि उसे बिजली का झटका दिया जा सके। उसे ग्रूसम गर्टी से बांध दिया गया और स्विच चालू कर दिया गया। वहां मौजूद सभी लोगों को पता नहीं था कि पोर्टेबल बिजली की कुर्सी को एक शराबी जेल गार्ड और उसके सहायक, जो एक कैदी था, ने गलत तरीके से लगाया था। चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने फ्रांसिस को चमड़े के हुड के नीचे से जल्लादों पर चिल्लाते हुए सुना कि इसे हटाओ, इसे हटाओ, मुझे सांस लेने दो। वह फांसी से बच गया क्योंकि करंट का झटका उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था, हालांकि इससे उसके सिर के बाल झड़ गए। फ्रांसिस के पिता ने तब बचाव पक्ष के वकील बर्ट्रैंड डी ब्लैंक की सेवाएं लीं, जिन्होंने फ्रांसिस को दोबारा फांसी देने से रोकने के लिए जी जान से लड़ाई लड़ी। डी ब्लैंक, जो दिवंगत थॉमस के सबसे अच्छे दोस्त थे, इस मामले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ले गए और भले ही संविधान द्वारा दोबारा फांसी देने की मनाही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। डी ब्लैंक ने फिर फ्रांसिस को मिली सजा को पलटने की कार्यवाही शुरू की, लेकिन निराश किशोर, जो अब 18 साल का हो गया था, उसने सारी उम्मीद खो दी थी और अपने वकील को उसकी दूसरी निर्धारित फांसी से कुछ दिन पहले ही छोड़ने के लिए मना लिया। 9 मई 1947 को अपनी पहली असफल फांसी के 1 साल बाद विली फ्रांसिस फिर से बिजली की कुर्सी पर बैठ गया। विली, जिसने कुछ दिन पहले पत्रकार इलियट चेज को बताया था कि वह अपने रविवार के कपड़े और रविवार के दिल के साथ भगवान से मिलने जा रहा है, को दोपहर के 10 मिनट बाद मृत घोषित कर दिया गया। डॉयल ली हैम एक अमेरिकी अपराधी था जिसे 1987 में पैट्रिक कनिंघम की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, एक आदमी जिसे उसने एक डकैती के दौरान मार दिया था। हैम का जन्म फरवरी
1957 में 12 बच्चों में से 10वें बच्चे के रूप में एक आपराधिक परिवार में हुआ था। हैम के पिता और उसके 6 बड़े भाइयों ने जेल में समय बिताया था। हैम की एक बहन ने कहा कि उनके पिता हमेशा उनसे कहते थे कि अगर वे चोरी करने नहीं गए तो वे हैम नहीं थे। इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि जब तक डॉयल हैम पूरी तरह से वयस्क हुआ तब तक उसका चोरी, हमला और यहां तक कि बड़ी चोरी के लिए कानून से कई बार सामना हो चुका था। 24 जनवरी 1987 को अपराध की होड़ में जाने के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ गईं, जिसका अंत अल्बामा के कलमैन में एक मोटल में पैट्रिक कनिंघम की हत्या के साथ हुआ। कनिंघम मोटल में रात का क्लर्क था। हैम ने उसी दिन मिसिसिपी में अपनी होड़ के दौरान एक पिस्तौल भी चुराई थी और उसी पिस्तौल से कनिंघम के कनपटी में एक गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हैम ने मौके से भागने से पहले मोटल के कैश रजिस्टर से $350 और कनिंघम के बटुए से $60 चुरा लिए। अगले दिन उसे कलमैन में हिरासत में लिया गया और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया, जिससे वह तुरंत मौत की सजा के लिए योग्य हो गया। हैम का मुकदमा एक उतार चढ़ाव भरी सवारी था। उसके बचाव पक्ष के वकील उसके बचाव को ठीक से नहीं रख पाए, जबकि उन्हें पता था कि परीक्षणों से पता चला था कि वह भ्रूण अल्कोहल सिंड्रोम से पीड़ित था और उसका IQ 66 था। 1999 तक एक और सुनवाई हुई जिसमें उसके दावों की समीक्षा की गई कि 12 साल पहले उसके पहले मुकदमे में उसके बचाव पक्ष के वकील ने बहुत खराब काम किया था। हैम को 2014 की शुरुआत में लिम्फेटिक और कपाल कैंसर का पता चला था, जब वह अभी भी मौत की सजा पर था और उसके अदालती मामले चल रहे थे। उसने कठिन इलाज करवाया और उसकी हालत के बावजूद अल्बामा सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की तारीख गुरुवार 22 फरवरी 2018 निर्धारित की। मुख्य न्यायाधीश बॉर्डरे ने यह निर्धारित करने के लिए हैम की एक स्वतंत्र चिकित्सा जांच का आदेश दिया कि क्या वह घातक इंजेक्शन लेने की स्थिति में है। चिकित्सा परीक्षण में पाया गया कि हैम के हाथ और बाजू अनुपयोगी थे, लेकिन उसके निचले अंग प्रयोग करने योग्य थे। कई संगठनों और उसके बचाव पक्ष के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस प्रयास से केवल मरणासन्न व्यक्ति को चोट लगेगी। अल्बामा राज्य ने फिर भी आगे बढ़ने का फैसला किया। फांसी के दौरान जेल अधिकारियों ने हैम के पैरों और टखनों में सुइयां चुभोते हुए 2.5 घंटे बिताए ताकि नस मिल सके। फांसी देने वाली टीम ने उसे पेट के बल भी लिटा दिया और उसके पैरों के पीछे थप्पड़ मारे ताकि कोई इस्तेमाल करने लायक नस मिल सके। जब उन्हें कोई नस नहीं मिली तो जल्लादों ने बेरहमी से हैम की कमर में सुइयां डालनी शुरू कर दी, बेताब होकर नस खोज रहे थे। हैम को सुइयों से इतनी बार छेदा गया कि उसके मूत्राशय और ऊरु धमनी में छेद हो गया। उसने इतना खून बहाया कि जिस स्ट्रेचर पर वह लेटा था वह खून से भीग गया। फिर फांसी को रोक दिया गया और हैम 1946 के बाद से अमेरिकी इतिहास में चौथा व्यक्ति बन गया जो फांसी कक्ष से जीवित बाहर निकला। हालांकि अपनी चोटों के कारण जैसे ही वह उठा, लड़खड़ा गया। हैम और अल्बामा राज्य अंततः एक समझौते पर पहुंचे जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उसे अब फांसी नहीं दी जाएगी। हैम की बाद में 64 साल की उम्र में जेल में कैंसर से संबंधित जटिलताओं से मृत्यु हो गई। रोमेल ब्रूम ने अपराध से भरा जीवन जिया। उन्होंने अपने कई साल पहले अहिंसा अपराध और बाद में डकैती सहित खतरनाक अपराध करने की पुष्टि की। 1975 में उन्होंने अपनी भतीजी की देखभाल करने वाली 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया और ठीक 2 महीने बाद एक हथियारबंद डकैती को अंजाम दिया। गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर बलात्कार, गंभीर डकैती और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उन्हें 7 से 25 साल की जेल की सजा सुनाई। ब्रूम को 11 मई 1984 को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। 18 सितंबर 1984 को ब्रूम ने 12 साल की वेनिता मैककेनी का अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन 2 पड़ोसियों ने उसे रोक दिया और वह भाग गया। 2 दिन बाद 21 सितंबर 1984 को ब्रूम ने 14 साल की ट्राइना मिडल्टन का अपहरण किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी जब वह अपने 2 दोस्तों के साथ ईस्ट क्लीवलैंड, ओहियो में एक फुटबॉल मैच से घर लौट रही थी। उसी साल दिसंबर में ब्रूम ने 11 साल की मेलिंडा ग्रिसोम का अपहरण करने की कोशिश की और उस पर हमला भी किया। ग्रिसोम की मां ने उसकी कार को पकड़ लिया और मदद के लिए चिल्लाई। सड़क पर बर्फ होने के कारण ब्रूम तेजी से गाड़ी नहीं चला सका और ग्रिसोम की मां ने उसे पकड़े रखा। डरी हुई बच्ची भाग निकली और 2 आदमियों ने ब्रूम की कार का नंबर लिख लिया। ब्रूम को उसी दिन बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर 14 साल की मिडल्टन की हत्या समेत कई भयानक अपराधों का आरोप लगाया गया। उसने 30 साल की जेल या उम्र कैद की सजा कबूल करने की पेशकश की, लेकिन उसकी पेशकश ठुकरा दी गई। इसके बजाय उसे दोषी ठहराया गया और जहर का इंजेक्शन देकर मौत की सजा सुनाई गई। 15 सितंबर 2009 को रोमेल ब्रूम को एक बिस्तर पर लिटाया गया
और जल्लादों ने उसकी नसों में जहर देने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने उसके शरीर में नस खोजने की 2 घंटे तक कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इस कोशिश को रोक दिया गया और उसे 1 हफ्ते की और मोहलत दे दी गई। इस कोशिश के दौरान ब्रूम को 18 बार इंजेक्शन लगाया गया। ब्रूम ने दूसरी बार उसे मारने की राज्य की कोशिश का विरोध किया, यह कहते हुए कि ऐसा करना किसी की जान को 2 बार खतरे में डालने के संविधान के नियम के खिलाफ होगा। 16 मार्च 2016 को 4-3 के फैसले में ओहियो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपीलें खारिज कर दी और राज्य को उसकी फांसी की कोशिश करने की अनुमति दे दी। उसकी अगली फांसी की तारीख पहले 17 जून 2020 को तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे 16 मार्च 2022 तक के लिए टाल दिया गया। 28 दिसंबर 2020 को रोमेल ब्रूम की 64 साल की उम्र में कोलंबस ओहियो के फ्रैंकलिन मेडिकल सेंटर में कोविड-19 से होने वाली बीमारी के कारण मौत हो गई, जिससे ये बहस खत्म हो गई कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जॉन बब्बा कॉम्बली विक्टोरिया के जमाने के एक अंग्रेज थे जिन्हें लोग फांसी से बचने वाला आदमी कहते थे। उन्होंने नौसेना में काम किया और फिर बब्बा कॉम्ब बे में एक घर में नौकर बन गए। उन पर हत्या का इल्जाम लगा और फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वो 3 बार फांसी से बच गए। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। इसके बाद उन्हें उम्र कैद हो गई और बाद में छोड़ दिया गया। उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक किताब भी लिखी थी। शनिवार 15 नवंबर 1884 को एम्मा कीसे की निर्मम हत्या कर दी गई। उसकी खोपड़ी फटी हुई थी और गला कटा हुआ था। हमलावर ने उसके शरीर और उसके घर के विभिन्न हिस्सों में आग लगा दी थी। ली को परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया, क्योंकि लोगों का मानना था कि या तो उसने अपराध किया था, इसे छिपाने में शामिल था, या आगजनी करने वाला था। अभियोजकों ने ली पर अपने मालिक की हत्या करने का आरोप लगाया, क्योंकि उसने उसकी पहले से ही कम मजदूरी को और कम कर दिया था। जैसा कि इस सूची में अन्य लोगों के साथ होता है, ली को अपर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व मिला और उसने झूठ बोला। फिर भी यह दावा किया कि वह निर्दोष था। ली को दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। पीठासीन न्यायाधीश जस्टिस मैनेटी ने ली की शांति को देखा जब उसकी सजा पढ़ी गई, और ली ने उनकी टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा, कृपया मेरे प्रभु, मुझे यह कहने की अनुमति दें कि मैं इतना शांत हूं क्योंकि मुझे अपने भगवान पर भरोसा है और वह जानता है कि मैं निर्दोष हूं। उसे 23 फरवरी 1885 को फांसी पर लटकाए जाने का फैसला हुआ था। उस दिन जब वह उठा तो उसने अपने साथ मौजूद 2 पहरेदारों को बताया कि उसने सपना देखा था कि जल्लाद ने टूटे हुए तख्ते की वजह से उसे फांसी देने की असफल कोशिश की। जैसे ही उसके चेहरे पर नकाब डाला गया, उसने कथित तौर पर आकाश की ओर देखा और शांत रहा। फिर ली को लटकाने वाला लीवर खींचा गया, लेकिन वह काम नहीं कर सका। जल्लाद ने दोबारा कोशिश की और 2 जेल के पहरेदारों ने तख्ते पर पैर पटक कर उसकी मदद की। फिर भी लीवर ने काम नहीं किया। ली को तख्ते से हटा दिया गया और जब फांसी के उपकरण को दोबारा जांचा गया तो वह बिना किसी समस्या के काम कर रहा था। उसे वापस लाया गया और दूसरी बार फांसी देने की कोशिश की गई, लेकिन उपकरण ने फिर से काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसे फिर से हटा दिया और उपकरण का परीक्षण किया और यह ठीक काम कर रहा था। उन्होंने उसे तीसरी बार फांसी देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने लीवर खींचा और तख्तों पर पैर पटके, तख्तों ने केवल चीखने की आवाज की, लेकिन वे अपनी जगह पर ही अटके रहे। आखिरकार ली को वापस उसकी कोठरी में ले जाया गया और उसके बचने की खबर फैल गई। गृह सचिव ने फिर उसकी सजा को पलट दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लोगों का मानना था कि उपकरण के 3 बार काम न करने का मतलब यह हो सकता है कि ली वास्तव में निर्दोष था। 20 साल की सजा काटने के बाद 1907 में ली को रिहा कर दिया गया। उसने शादी की, उसके 2 बच्चे हुए और उसने कुछ पैसे कमाने के लिए खुद को लोगों के सामने प्रदर्शित किया। रहस्यमयी हो या नहीं, अगर ये लोग किसी तरह मौत को मात नहीं देते तो फांसी से बच पाना एक मिथक ही होता। ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो देखने के लिए यहीं क्लिक करें।